नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारतीय सेना और अंतर सेवा संगठन अधिनियम की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को एक साथ लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। भारत सरकार ने देश की रक्षा आवश्यकताओं को देखते हुए अंतर सेवा संगठन अधिनियम 2023 के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। भारत सरकार की इस पहल को भारतीय सेना की तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच एकीकरण और समन्वय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अंतर सेवा संगठन अधिनियम से संबंधित विधेयक को 2023 के मानसून सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। अंतर सेवा संगठन अधिनियम क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता थी और इसका क्या प्रभाव होगा? इस अधिनियम के तहत कमांड, नियंत्रण और अनुशासन का क्या संदेश है, क्या मायने हैं? मुद्दा आपका में इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। भारत की पश्चिमी नौसेना कमान के प्रमुख रह चुके सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं। शेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे एयर मार्शल गुरचरण सिंह बेदी जी से। गुरचरण जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और हम बात करेंगे सेवानिवृत्त मेजर जनरल अश्वनी सिवाच जी से। अश्वनी जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। लेकिन शुरुआत शेखर सिन्हा जी मैं आपसे करूंगा क्योंकि मुद्दा देश का है, देश के सुरक्षा तंत्र से जुड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को एक साथ लाने की दिशा में एक बड़ा कार्य किया है। अंतर सेवा संगठन अधिनियम के नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इसकी क्यों आवश्यकता थी? रक्षा सुधारों की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्यों और किस लिए? आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। तो सबसे पहली बात यह है कि मेरा अपना जो अनुभव था, मैं करीब 3 साल से ज्यादा आईडीएस हेडक्वार्टर में मैंने सर्व किया है जी। वहां ऐसा देखने को मिलता था कि जब भी ये जितने हमारे इंटीग्रेटेड कमांड्स हैं या ज्वाइंट कमांड्स हैं, जैसे कि स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड था या अंडमान निकोबार कमांड था या फिर हेडक्वार्टर्स आईडीएस ही था, तो इसमें तीनों सेनाओं के लोग, मतलब हमारा अफसर और बिलो अफसर रैंक के लोग वहां पर पोस्टेड होते थे बड़ी संख्या में। और अगर किसी को कुछ डिसिप्लिन का कुछ हुआ या कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना हुआ तो एक रूल था जो कि हम तीनों सेनाओं का एक अलग अलग एक्ट है जी। आर्मी एक्ट है, नेवी एक्ट है, एयरफोर्स एक्ट है, तो उनकी जो ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन होती थी वो सब उसी नियम के अंतर्गत हुआ करती थी। और उसके लिए हमें जो अफसर बहाल करने होते थे उन चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो उसी वर्दी वाले होने चाहिए थे। और जब वो वर्दी वाले होकर वो रिपोर्ट अपना देते थे, जब अपनी रिपोर्ट शामिल करते थे वहां के कमांडर इन चीफ को, वहां के बॉस को, तो आपको पता होगा कि इन तीनों जगहों में जिसका मैंने अभी नाम लिया जी, उसमें ऑल्टरनेटली एक रोटेशनल अपॉइंटमेंट होती थी कमांडर्स इन चीफ की। तो अगर मान लीजिए कि मैं वहां पे अंडमान निकोबार कमांड का कमांडर इन चीफ बन के बैठा हूं और हमारे पास कोई एयरफोर्स के किसी अनुशासनहीनता या कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई है, वो रिपोर्ट आई मेरे पास, तो मैं उसको पनिशमेंट अवॉर्ड नहीं कर सकता था। उसके लिए हमें उसे वापस भेज देना होता था वायु भवन में। वो एक एयरफोर्स अफसर ही जो एयरफोर्स की वर्दी में था वही उसको अवॉर्ड कर सकता था। तो अब उससे काफी कठिनाइयां हो रही थी, एडमिनिस्ट्रेटिव कठिनाइयां, और समय काफी लगता था। तो कहते हैं ना वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जी। तो हम उसको ओवरकम करने के लिए आपके ही प्रोग्राम में आज से 2 साल पहले आपको याद होगा जब ये एक्ट लाया गया था, बिल लाया गया था, तो हम लोगों ने इसका डिस्कशन किया था। मुझे बहुत खुशी है कि अब वो एक कानून बन गया है और अब वो अड़चन जो है वो हमें नहीं होगी। जी बिल्कुल शेखर सिन्हा जी। गुरचरण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, क्योंकि अंतर सेवा संगठन अधिनियम के जो लक्ष्य है वो क्या लक्ष्य है? बहुत बहुत धन्यवाद। इसके लिए देखिए, जैसे एडमिरल सिन्हा ने बताया, मुश्किलें क्या आती थी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में। अब ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, अगर हम बहुत पहले जाएं तो
तो हमेशा से ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है, या डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है, या और हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमेशा ही ट्राई सर्विसेज नेचर की रही हैं। पर ये जो जब ज्यादा फोकस में आया कारगिल के बाद, जब कारगिल रिव्यू कमेटी ने एक डायरेक्शंस दी कि इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए, तो उसके बाद में क्या हुआ, आईडीएस फॉर्म हुआ 2001 में, फिर अंडमान निकोबार कमांड फॉर्म हुई 2001 में, फिर हमारी एसएफसी जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है वो फॉर्म हुई 2003 में। तो इसमें इशू क्या आते थे, जैसे एयरफोर्स एक्ट है 1950, नेवी एक्ट है 1957 और आर्मी एक्ट है 1950। अब इसमें क्या है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको हम बोलते हैं तकरीबन सेम है सब में जी। पर फिर भी सर्विस की कंडीशंस जो होती हैं हो सकता है थोड़ी थोड़ी अलग हों, थोड़े थोड़े उनके समझने के तरीके अलग हों। तो इसमें क्या है कि जब कोई भी, जैसे उन्होंने बोला, अनुशासनहीनता होती थी, और सबसे बड़ी बात थी, देखिए इवन बैटल कंडीशंस में भी पॉसिबल नहीं था कमांडर्स के लिए किसी को ट्राई करना। तो कोई एक सिविल ऑफेंस होते हैं और एक खास मिलिट्री ऑफेंस होते हैं। सिविल ऑफेंस लाइक थेफ्ट हो गई, असॉल्ट हो गया। फिर मिलिट्री ऑफेंस हम पर्टिकुलरली देखें तो आ जाता है इनसबॉर्डिनेशन हो गई, या अनबिकमिंग कंडक्ट ऑफ एन ऑफिसर। तो ऐसे करके जो सीरियस मुद्दे थे, उसके लिए इमेजिन कि आप के डायरेक्टली अंडर एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई ऑफिसर या कोई बिलो ऑफिसर रैंक काम कर रहा है, पर ऐसे हालात में उनको उनकी यूनिट के साथ अटैच करना पड़ता था, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हैसल भी थी, और एकदम से जस्टिस को डिस्पर्स ना कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था जी। अब ये लागू हो गया है, नोटिफाई हो गया है। इस पे ऑफ कोर्स थोड़ा और काम करने की जरूरत है, उसके बारे में हम शायद थोड़ी देर बाद बात करेंगे जब आप उस मुद्दे पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर लक्ष्य जी क्या लक्ष्य है इसका? नहीं, लक्ष्य यही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, जो बैटलफील्ड या जो आपकी एफिशिएंसी है, उसको इंप्रूव करने के लिए, देखिए एक डिसिप्लिन जो है बहुत बहुत इंटीग्रल पार्ट है आर्म्ड फोर्सेस का। तो अगर यहीं पे आप डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूट नहीं कर पाते हैं, या डिसिप्लिन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, और उसमें कुछ डिले होता है, या डिसिप्लिन फिर ठीक नहीं होता है, क्योंकि जहां पे ये एक्ट हुआ है वहां की कंडीशंस, और लेट्स से कि 100-200 किलोमीटर दूर या बिल्कुल रिमोटली एक अपनी अलग यूनिट में उसका ट्रायल होना, तो बहुत दो अलग अलग चीजें हो जाती थी। एक तो डिले होता था, दूसरा हो सकता है कि उसका नजरिया ही अलग हो। तो लक्ष्य है कि जल्दी से डिसिप्लिन डिस्पर्स हो और यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो। जी बिल्कुल। अनुशासन और प्रशासनिक दृष्टि से सरकार के इस फैसले को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अश्विनी जी, अगर यह मैं कहूं अधिनियम को भारतीय सैन्य बलों में एकीकरण की दृष्टि से एक ये नए युग की शुरुआत है, इसको आप कैसे देखते हैं ओवरऑल? हाँ बिल्कुल। देखो मनोज, ये सच्चाई है कि हम जॉइंटमैननेस की तरफ जा रहे हैं। जैसे अब हम बात कर रहे हैं कि थिएटर कमांड बनेंगे। अगर थिएटर कमांड बनेंगे तो वाकई जो थिएटर कमांडर होगा वो एक सर्विस का होगा, और उसके नीचे तीनों सर्विसेज के नुमाइंदे होंगे। मान लो आप कल को बढ़ा लेते हैं मैरीटाइम कमांड, जिसके अंदर ओवरऑल जो कमांडर होंगे, एक एडमिरल होगा नेवी का, और उसके अंदर काफी दस्ते होंगे, आर्मी के भी, एयरफोर्स के भी, नेवी के। तो अगर आपने उसमें इफेक्टिवनेस लाने, रिस्पॉन्सिवनेस लाना, लड़ाई के दौरान में कोऑर्डिनेशन लाना है, तो आपको एक नियम ही बनाने पड़ेंगे, और आपको उनकी पावर देनी पड़ेगी कमांडर इन चीफ से लेके सभी कमांडिंग ऑफिसर की, कि वो जो भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो आर्मी के हैं, एयरफोर्स के, नेवी, उन पे एक्शन ले पाए। ये किसी तरीके से सोचा जाता है कि ये डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ही है, मगर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके कॉम्बैट इफेक्टिवनेस पे है। क्योंकि लड़ाई की हालात के अंदर आपने जब परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होगा अगर आप डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव से उसके नीचे नहीं। तो ये एक प्रकार से हमने काफी समय से सीखा। बहुत सच्चाई है कि पहले जैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी अभी नहीं बनी, बहुत पहले से है, 1948 के अंदर आगे थी। उसके बाद आपका कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट भी है, और आपका फिर बाद में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है। मगर ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको सहन करते हैं, ये ज्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन थी। जब स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड आया, जब अंडमान निकोबार कमांड आया, जब
जब आईडीएस से आया तो ये प्रॉब्लम रही, और ये प्रॉब्लम के कारण आपका वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाला काम था, उसको अटैच किया जाता था उसकी पर्टिकुलर आर्म से, और बहुत टाइम लगता था। क्योंकि ये अभी सुब्रमण्यम कमेटी बैठी थी जो कि एक प्रकार कारगिल के युद्ध में, तो उसकी ये बड़ी इंपॉर्टेंट था कि थिएटर बने, कमांड के थिएटर कमांड बनेंगे तो इसके अंदर आप एक ओवरऑल कमांडर बनाएंगे। जैसे अभी बातचीत चल रही है, वेस्टर्न कमांडर होगा, नदन होगा, जिसके आर्मी के हो सकते हैं, ये अभी तक कोई स्पेल आउट नहीं किया। एयर डिफेंस कमांड बनेगी, वो हो सकता है एयरफोर्स के हों, और मैरीटाइम कमांड है, ओवरऑल कमांडर नेवी के हो सकते हैं। तो उनके अंदर एक तालमेल, एक इफेक्टिवनेस, एक डुप्लीकेशन ना हो, एक जो हम ऐसा बोलते हैं कि आप जिस प्रकार से मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की है, आप उनकी जो एक प्रकार रिपोर्ट लिखते हैं, तो आपके पास पावर भी होनी चाहिए डिसिप्लिन की, तभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन को वेल ऑयल्ड मशीन चलाते। अभी भी हो क्या रहा था कि ये बिल्कुल ठीक बात है, आर्मी एक्ट 1958 आर्मी उसी के तहत होती थी, नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स एक्ट 1950, मगर अब जब जॉइंटनेस आ गई है, थिएटर कमांड बनेंगे या जो कि इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, यहां पर एक ही मापदंड चलेगा। उससे क्या होगा, एक इफेक्टिवनेस आएगी, एक आप देखेंगे कॉम्बैट एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो ये मुझे लगता है वक्त का तगाजा था, देर आए दुरुस्त आए, और बहुत ही अच्छी बात है कि अब ये नोटिफाइड हो गया है और ये अब इफेक्टिव हो गया है ऑन ग्राउंड। शेखर सिन्हा जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमारी तीनों सेनाएं जो हैं, तीनों के ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका है युद्ध के मैदान में, और तीनों की अगर मैं कार्यशैली की बात करूं, अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में जो चुनौती है वो किस प्रकार की है, और कमांडर इन चीफ की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? क्या अधिकार प्राप्त होंगे? देखिए मनोज जी, ये जो कमांडर इन चीफ की जो भूमिका है जी, उनका काम ये है, मोटा मोटी तौर पर अगर कहें तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है युद्ध के समय, और उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना वो कमांडर इन चीफ का सबसे बड़ी ड्यूटी है जी। और उसके लिए उनको पता है कि किस फोर्स की कितनी ताकत हमें वहां पे लगानी है। तो इसलिए वो कहते हैं वो मंजिल एक रास्ते अनेक। तो हमारी सबकी मंजिल एक ही है, लेकिन हम अलग अलग रास्ते से वहां जाते हैं, और इस रास्ते में कई गलतियां हो सकती हैं, कई काम देर हो गए, तो उसकी जब हम छानबीन करेंगे तो कमांडर इन चीफ को यह भी शक्ति होनी चाहिए कि वो चाहे किसी भी वर्दी में हो जी, अगर उसमें कुछ कमी पाई गई है या उसमें कोई अच्छाई पाई गई है और उसको हम उभारना चाहते हैं, तो उसके पास ये पावर होना चाहिए। ये तो चलिए कमांडर इन चीफ के पावर पे है, वो हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल, वाइस एडमिरल के लेवल के होते हैं, लेकिन वो लोअर लेवल्स पे भी ये जो पनिशमेंट की पावर्स है वो दी जाती है कमांडिंग ऑफिसर को, ऑफिसर्स इन चार्जेस को, जो कि मच लोअर लेवल पे होते हैं। तो उनके लिए और कठिन हो जाता था, क्योंकि वो जब अपनी यूनिट में होते हैं तो बहुत जल्दी जस्टिस को डिस्चार्ज कर सकते हैं, और यहाँ पे वो देखते थे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी कठिनाइयां उसको करने में, तो वो बहुत सारे लोगों को कहते थे कि छोड़ो, इनको ऐसे ही रहने दो। तो इससे क्या होता था कि थोड़ा सा एक वातावरण बन रहा था जिसमें अनुशासनहीनता हो सकती थी। तो उसको रोकने के लिए ये बहुत ही अच्छा है ये कदम, और हर लेवल पे, कमांडर इन चीफ के लेवल पे नहीं, कमांडर इन चीफ तो चलिए कमांडर इन चीफ है, लेकिन नीचे के लेवल पे कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिसर इन चार्जेस जो कि यंग ऑफिसर्स हो सकते हैं, तो उस लेवल तक भी ये उनको ये शक्ति हाथ में देना ये बहुत आवश्यकता थी। तो ये एक, जैसा हमने कहा कि अब लोगों को पता है कि हम चाहे किसी भी वर्दी में हो, हम किसी भी वर्दी वाले एक दूसरी वर्दी के कमांडिंग ऑफिसर के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी हमारे जो साहब है, हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर हैं, उनमें वो कलम में उनकी ताकत है कि वो हमारी अच्छाई और हमारी बुराइयों को सामने ला सकते हैं। तो ये एक बहुत एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम है मनोज जी। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान से जो संघर्ष हुआ, जिस प्रकार का टकराव हुआ, उसमें भारत की तीनों सेनाओं के अंगों ने एक समन्वय के साथ जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसे दुनिया ने देखा, देश ने भी देखा। लेकिन गुरुचरण जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, थिएटर कमांड प्रणाली को, इसको लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है इस अधिनियम को। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को?
बिल्कुल ठीक। देखिए, अगर हम कदम की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि कोई भी कदम उठाया जाता है उसको तो नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कदम किसी पर्पस के लिए, किसी एम से उठाया जाता है। हमें ये देखना है कि कदम किस दिशा में है। सही दिशा में है, बिल्कुल सही दिशा में है, पर काफी है? मेरे हिसाब से भी काफी नहीं है, और काम करने की जरूरत है। अगर आप बोले कि एम अल्टीमेट है कि थिएटर कमांड बनती हैं, कैसे बनती हैं, कब बनती हैं, वो एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। जी। पर ये जो एक्ट है उसमें फायदा करेगा कि नहीं, वो देखिए तभी फायदा करेगा अगर इसको उस तरह से ढाला जाएगा। अभी मैं दो तीन आपको इश्यूज जी। सामने रखूंगा। जैसे जी। अभी भी ये एक्ट नोटिफाई हो गया है, ठीक है। इसमें क्या है, अभी जैसे हमने बोला, एडमिरल सिन्हा ने भी, एक लेट्स से आर्मी कमांडर है, वो उसके अंडर एयरफोर्स और नेवी के सबॉर्डिनेट्स हैं, वो कुछ कोई गलत काम होता है, उनको डिसिप्लिन ट्राई करना वो कर सकते हैं। पर किसके अंडर कर सकते हैं? एयरफोर्स वाले को एयरफोर्स एक्ट के अंडर कर सकते हैं, नेवी वाले को नेवी एक्ट के अंडर कर सकते हैं, आर्मी को आर्मी एक्ट के अंडर कर सकते हैं। सो एक्ट जो है वो अभी भी सबॉर्डिनेट, और जो एक्यूज्ड, जिसको लीगल लैंग्वेज में बोले, वो किस सर्विस का है, उस एक्ट के अधीन ही ट्राई किया जाएगा। तो टेक ए केस कि आप कमांडर हैं, आपके अंडर 3 लोगों ने एक ही किस्म का कुछ गलत काम किया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का। तो अब जब उनको ट्राई करते हैं और उनके एक्ट से करते हैं, तो हो सकता है इन सम कंडीशंस कि तीनों की पनिशमेंट्स अलग अलग हों। तो ये फिर यूनिफॉर्मिटी दर्शाता नहीं है कि भी ऐसे कैसे, अगर एक जगह पे लोग काम कर रहे हैं, एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो ये अलग अलग कैसे हो सकता है? तो उसके लिए आई थिंक वी नीड टू वर्क आउट, और हमें जरूरत है कि एक यूनिफॉर्म लॉ जो है आर्म्ड फोर्सेस एक्ट, जिसकी एवोल्यूशन होनी चाहिए। जैसे कि इवॉल्व देश हैं, अगर आप यूएसए लें तो यूसीएमजे वहां है, यूनिफाइड कोड ऑफ मिलिट्री जस्टिस, 1950 में वो ले आए थे, जी। जिसमें तीनों की तीनों सर्विसेज जो हैं वो एक ही एक्ट के अंदर गवर्न होती हैं। तो अभी भी, और दूसरी बात क्या है कि अभी भी ये जो एक्ट है जो निकाला है, ये ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द बोर्ड या अक्रॉस द फोर्सेस लागू हो गया है। फॉर एग्जांपल, कोई भी स्क्वाड्रन है या कोई भी यूनिट है जहां पे, जैसे हमारे अटैक हेलीकॉप्टर से पहले, या कोई ऐसी एक यूनिट, कोई भी मान लीजिए, कोई रेजिमेंट है, कोई स्क्वाड्रन है जिसमें मिक्स्ड लोग हैं, तो ये नहीं है कि ये एक्ट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है वो भी नोटिफाइड है। मुझे लगता है गुरुचरण जी, सरकार भी सुधार की दिशा में आगे बढ़ रही है, और सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम तीनों सेनाओं के बीच समन्वय की दृष्टि से, अनुशासन की दृष्टि से और प्रशासनिक समन्वय की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम भारत सरकार ने ये उठाया है अंतर सेवा संगठन के रूप में। अश्वनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, जिस तरफ इशारा गुरुचरण जी कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि अगर आपने थिएटर कमांड बनानी है तो ये प्री रिक्विजिट है कि आपको पहले एक ऐसा करना, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट, वो हो गया है। हाँ, जो एयर मार्शल बेदी बता रहे हैं, हाँ उस पॉइंट में दम है कि अगर एक ही ऑफेंस आर्मी, एयरफोर्स, नेवी करती है और एक ही जगह करती है, एक ही सर्कमस्टांसेस में करती है, तो उनकी पनिशमेंट जो है वो अलग अलग एक्ट के तहत होगी। मुझे लगता है वो भी आने वाले समय में देखा जाएगा, क्योंकि ये पहल है। मैं 2-3 चीजें बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। देखो, अभी हम जब थिएटर कमांड की तरफ जा रहे हैं, आपने लड़ाइयां देखी 65, 71, 1962 की भी देखी जहां एयर पावर का हमने इस्तेमाल नहीं किया, 65 में देखा, 71 में देखा। काफी आप ये कह सकते हैं हमारी तीनों सर्विसेज के बीच के अंदर एक प्रकार बहुत ज्यादा यूनिफिकेशन थी, मगर इतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अगर आप अभी देखें ऑपरेशन सिंदूर, जिसके अंदर काबिले तारीफ है जिस प्रकार से वेल ऑयल्ड मशीन की तरीके से भारत की एयरफोर्स और आर्मी और नेवी तीनों मिलके काम किया, और इसका रिजल्ट आपके सामने है कि आज एयर डिफेंस कमांड जो बनी थी उसके अंदर आपके S-400 भी थे, उसके अंदर आपके आकाश तीर भी थे, अब बैरक मिसाइल भी थी, ZU-23mm ट्विन बैरल भी थे, L-70 एंटी ड्रोन। ये एक के नहीं थे, ये एयरफोर्स के भी थे, ये आर्मी के भी थे, और कहीं ना कहीं नेवी का भी थे। तो इतना अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना और इफेक्टिव रहना कि पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल, कोई भी रॉकेट इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाई। और इसी प्रकार से जो
एयर पावर का इस्तेमाल किया और भारत के जो एयर डिफेंस दिया गया वो भी काबिले तारीफ था। और भारत की जो नेवी थी उसने जो जो अरेबियन सी में जिस प्रकार से पूरा डेरा डाला हुआ था और जिस प्रकार से वो इफेक्टिव थी और कहीं ना कहीं उसने पार्टिसिपेट भी डायरेक्ट किया, वो भी काबिले तारीफ था। तो मुझे लगता है कि ये जो थिएटराइजेशन की जो पहला स्टेप है, जहां यूनिफिकेशन है, अब आप देखो जिस प्रकार से हम जा रहे हैं वो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। हाँ, ये पहला पगार पार किया है। आने वाले समय में हो सकता है एक यूनिफाइड आपका लॉ बने, एक्ट बने, ना कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो हो सकता है नेक्स्ट स्टेप हो। मगर जहां हम चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और मुझे ये बड़ी गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर ने आपको दिखा दिया कि जॉइंटनेस में क्या ताकत है। शायद अभी तक हमें बहुत धीरे चल रहे थे, अब मुझे लगता है इसकी गति बढ़ेगी और इसको थिएटर कमांड की तरफ जाएंगे। हमें लगा है कि अगर हम इकट्ठे हैं और तालमेल है तो फिर हमारी जो फोर्स है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, और वो इस ऑपरेशन में हुई। ऑपरेशन सिंदूर की जो विजय, और ऑपरेशन सिंदूर में हमने 4 दिन में पाकिस्तान के घुटने टिकाना, इसका यही दिखलाता है कि जॉइंटमैनशिप आ गई है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ेगी और हम अपने लॉज को चेंज करते रहेंगे। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर ने यह दिखाया है देश और दुनिया को कि भारत की तीनों सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ जो समन्वय का परिचय दिया है, जो प्रदर्शन किया है, वो अपने में एक ऐतिहासिक कदम है जिसकी तरफ भारत की सेनाएं बढ़ रही हैं, भारत सरकार बढ़ रही है और भारत सरकार रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार कर रही है। शेखर सिन्हा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, मुद्दा गंभीर है। परमाणु संपत्तियों के प्रबंधन और उपयोग, परमाणु उपयोग रक्षा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। पड़ोस में भी परमाणु की हर बार धमकी दी जाती है। भारत भी परमाणु शक्तिशाली देश है। ऐसे में आप जो अंतर सेवा संगठन है, इसकी भूमिका को आप कैसे देखते हैं? तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और परमाणु का मुद्दा। मनोज जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि ये अब हम धीरे धीरे हायर लेवल की तरफ समझने की कोशिश कर रहे हैं जी। देखिए, ये जो मुद्दा है, जहां तक कि परमाणु शक्ति का जो सवाल है, उसकी जो कमांड एंड कंट्रोल है वो उसकी दूसरी लाइन है जी। वो जो है हमारे जो नेशनल कमांड अथॉरिटी है, जो एनसीए है, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड की जाती है, तो उनकी अंतर्गत ही आती है। यस, ये जरूर है कि उसके अंतर्गत उसको जो है कार्यान्वित करने के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड बना है, जो कि एक्चुअली उसको यूज करेगी अगर कभी यूज करना पड़ा। क्योंकि ये देखिए, एक ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है जी। ये आर्म फोर्सेस का डिसीजन नहीं है कि हम परमाणु शक्ति को यूज करें। और जैसे कि हमारे बगल वाले देश ने, उन्होंने एक छोटी दूरी वाले भी परमाणु बम बना रखे हैं जी। और इस वजह से उनको उसकी कमांड एंड कंट्रोल बिल्कुल लोअर लेवल के कमांडिंग ऑफिसर को दी जाती है। तो हो सकता है कि उनकी मैच्योरिटी उतनी नहीं हो कि कब यूज करना चाहिए, उसका कब प्रयोग करें, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसकी वो शायद ज्यादा देख नहीं पाते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है परमाणु शक्ति का जब भी प्रयोग होगा वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही होगा, और उन्होंने एक चेन बना रखी है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोग जो है वो प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में, ये करने से क्या होगा, ये नहीं करने से क्या होगा। उसके बाद ये डिसीजन एक पॉलिटिकल डिसीजन होती है, ये एक राष्ट्रीय डिसीजन होता है कि अब हम इसको यूज करें या नहीं करें। क्योंकि उसका एक और बड़ा कारण है, हम जो है वो छोटी दूरी वाले और छोटे पावर वाले बम नहीं रखे हैं जी। हमारे पास सिर्फ बड़ी दूरी वाले हैं और बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि हमने नो फर्स्ट यूज की जो एक बना रखी है पॉलिसी, इसकी वजह से ये और हमारे ऊपर एक ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व है कि हम उसको गलत ढंग से नहीं यूज करें जी। वापिस मैं आऊंगा आपका जो मुद्दा जिस पे हम डिस्कस भी कर रहे हैं जी। आजादी के बाद हम उस समय, आजादी के समय 1947 में एक डिफेंस काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ करती थी, डीसीआई, और उसके अंतर्गत, डीसीआई के अंतर्गत ये तीनों सेनाओं की जो मिली हुई एक्ट्स है उसका एक सम्मिश्रण भी था। तो अभी भी कोई देर नहीं हुआ है, जो हम लोगों ने 2011-12 से हम लोगों ने जो प्रपोज किया था अपने आइडिया हेडक्वार्टर से, उसमें यही कहा गया था कि यार डिफेंस काउंसिल बनाए या ना बनाए, लेकिन एक ज्वाइंट सर्विसेज जो एक्ट होगी उसमें सिर्फ एक उसका जो शीर्षक होगा वो कहेगा कि ये ज्वाइंट सर्विसेज एक्ट है, उसमें कह देना है कि ये तीनों सेनाओं की जो है प्रोसीजर, चाहे जो भी हो, हम जिस भी प्रोसीजर से, जिस भी सिस्टम से उसकी छानबीन करें,
उसकी छानबीन करने के लिए ऑफिसर जो है वो किसी भी वर्दी का हो सकता है जी। तो ये एक प्रयोग किया जा सकता है फॉर द टाइम भी, क्योंकि सारे एक्ट्स को दोबारा लिखना इतना आसान काम नहीं होने वाला है मनोज जी। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा काम करें जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो, थोड़ी जल्दीबाजी में हो, क्योंकि हमारा जो थिएटर कमांड है वो बिल्कुल होने ही वाला है, ज्यादा दूर नहीं है। जितनी देर हो रही है वही समझिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि कब से चल रही है बातचीत और हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उनको उनका ये प्राइमरी फंक्शन दिया गया है। तो मैं कहूंगा कि ये जो लेयर्ड डिसीजन मेकिंग है तो उसमें जो परमाणु को अभी थोड़ा अलग तरीके से देखें। ये जरूर है उसके अंदर जो उसको फाइनली जो प्रयोग में लाएंगे, जो कार्यान्वित करेंगे, वो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, वो आर्म फोर्सेस के पास है, क्योंकि फायर पावर जो है वो आर्म फोर्सेस ही डील करती है। तो हम ये इस बात को वहीं पे रोककर ये कहेंगे कि उस दिशा में जहां तक फायर पावर एप्लीकेशन का प्रश्न है, उसमें जितने हमारे कमांडर्स इन चीफ हैं वो काबिल हैं कि किसी भी सर्विस की जो फायर पावर है उसको कहां इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। अपने जीवन काल में जब 35, 36, 40 साल की नौकरी होने लगती है तो वो सब उनको जानकारी कोर्सेज के हिसाब से, उनके सर्विस में अटैचमेंट के हिसाब से ये मिल जाती है। और नहीं, बिल्कुल शेखर जी, बिल्कुल उनके नीचे जो है, उनके नीचे तीनों सर्विसेज के एडवाइजर्स होते हैं। जी, जाहिर तौर पर भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वैश्विक शांति, वसुधैव कुटुंब की ही बात करते हैं। लेकिन जब आधुनिक युग में नई चुनौतियां सामने हो, डिजिटल वार का स्वरूप सामने हो और तमाम तरह की टेक्नोलॉजी संबंधी चुनौतियां सामने हो, साइबर युद्ध की चैलेंज हमारे सामने हो, परमाणु युद्ध की धमकियां रोज दी जाती हों, तो ऐसे सवाल उठना लाजमी है। लेकिन गुरचरण जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो नई व्यवस्था से तीनों सेनाओं के संसाधनों का एकीकृत उपयोग कैसे, किस ढंग से होगा? क्या इससे जो संसाधनों की बर्बादी होती थी उसमें कमी आएगी? बिल्कुल, देखिए यही फायदा होता है इंटीग्रेशन का। ओके, हमने बहुत कुछ सीखा है। ओके, जैसे एक छोटी सी उदाहरण देता हूं आपको। 2099 कारगिल के बाद हमने यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल खरीदे। ओके, इजराइल से हिरॉन्स खरीदे, सर्चर्स खरीदे, तीनों सेनाओं ने खरीदे। ओके, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। पर वो क्योंकि जल्दी में खरीदे चाहिए थे, कारगिल वॉर में हमारे पास नहीं थे ये। तो तब क्या हुआ कि ये जो तीनों यूएवी थे आपस में बात नहीं करते थे एक दूसरे से। कहने का मतलब कि एक आर्मी का जो सिस्टम था वो एयरफोर्स के यूएवी को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो थी स्टार्टिंग, 25 साल हो गए इस बात को। उससे जब हमने सीखा, बहुत कुछ सीखा कि जैसे आपने बोला कि जो रिसोर्सेज की सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, उसमें इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है और उसमें हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अभी जैसे इन्होंने बताया एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, बिल्कुल इंटीग्रेशन जो हमारा एयरफोर्स का IACCS सिस्टम है, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, और आर्मी का आकाश तीर है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड है आपस में और काफी वेपन सिस्टम्स कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए, अगर ये इंटीग्रेशन नहीं होगी तो एक ही टारगेट पे अगर मल्टीपल सर्विसेज अपने रिसोर्सेज वेस्ट करेंगी तो फिर वो तो नेशनल वेस्टेज हो जाएगी। तो इसमें इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कमिंग बैक टू जो हमारा मुद्दा है, या कि ये एक्ट कैसे उसको हेल्प करेगा, एक किस्म का मैसेज है मेरे हिसाब से कि उसको देखने के लिए कि भी देखिए, हम सिर्फ बात ही नहीं कर रहे कि भी इंटीग्रेट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, हम आपको इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। आपको संभालना कैसे है, आपको एडमिनिस्टर कैसे करना है, ऑपरेशनली एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो नहीं तो एक छोटी सी पॉइंट है, नहीं तो ये बैक ऑफ द माइंड रह जाता है कि जब लड़ाई होगी तब तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। जी, मैं जानता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और एक महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है। इस अधिनियम के जरिए कमांड, नियंत्रण और अनुशासन का संदेश दिया है। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।